हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम जो कि आपकी वर्कशीट नंबर 25 है और ये 31 अगस्त की वर्कशीट है। राइट, ये वर्कशीट 10th क्लास के लिए है, साइंस की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैव प्रक्रम हमें पता है जीने के लिए जितने भी प्रक्रम किए जाते हैं उनको जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे कि खाने को पचाना, सांस लेना, श्वसन करना मतलब ऊर्जा उत्पन्न करना। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था वायवीय और अवायवीय दो श्वसन होते हैं। वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन के अभाव में हो या फिर ऑक्सीजन नहीं है तब भी होता है, ऐसे श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने मानव में श्वसन पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं पौधों में और पानी में रहने वाले जीवों के श्वसन के बारे में। राइट, तो चलिए, वायु में वायवीय श्वसन क्या था बेटा? वो था ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी श्वसन होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। इसका मतलब वायवीय जीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उन्हें ऐसी जगह पे रहना पड़ेगा जहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, या उनको अपने आप ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। ठीक है, अब हरे पौधे भी सांस लेते हैं क्योंकि वो जीवित हैं। इसका मतलब वो भी श्वसन करते होंगे और श्वसन करने के लिए उनके पास श्वसन तंत्र जैसे हमारा है ऐसा नहीं है। उनके पास कोई फेफड़े नहीं है, कोई श्वास नाल नहीं है, नाक नहीं है, तो वो कैसे सांस लेते हैं? इसका मतलब उनके शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं उनके पास अलग अलग ऑक्सीजन पहुंचती होगी। इसका मतलब वो कोशिकीय स्तर पर श्वसन करते हैं, हर कोशिका श्वसन करती है। अब वो श्वसन करते कैसे हैं, बात ये आती है। तो पौधों में श्वसन पढ़ रहे हैं। पौधों में बेटा गैसों का आदान प्रदान हमारी तरह फेफड़े से तो नहीं होता कि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन थी, वो धीरे धीरे रुधिर में मिली और रुधिर में से फिर कार्बन डाइऑक्साइड आई और वो फेफड़ों तक आई और फेफड़ों से बाहर निकल गई श्वास नाल तक। ऐसा तो पौधों में है नहीं। फिर क्या करेंगे? पौधों के अंदर बेटा छिद्र होते हैं और उन छिद्रों को स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इन्हें रंध्र बोलते हैं, जिसका चित्र आपको साइड में दिया हुआ है। ये रंध्र है क्या? ये छोटे छोटे छेद हैं जो पत्तियों के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल है, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में क्या करेंगे? एक पत्ती लेंगे, उसका डाइसेक्शन करेंगे, उसकी एक लेयर निकालेंगे बिल्कुल पतली सी और उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं। और बड़ा करते हैं माइक्रोस्कोप को तो हमें क्या दिखाई देगा? वो कुछ इस तरह के हमें दिखाई देंगे। एक जगह जैसे ये वाला जो रंध्र है ये खुला हुआ है और ये रंध्र बंद है। ये दो अलग अलग कोशिकाएं हमें दिख रही है, एक कोशिका ये और एक कोशिका ये। तो ये दोनों कोशिकाएं रक्षक कोशिकाएं होती हैं या रक्षी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये रंध्र हमें दिखाई देते हैं जब हम एक कोशिका को, एक पत्ती की काट को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो इसका मतलब गैसों का आदान प्रदान इन छिद्रों से, इन स्टोमेटा से होता है। ये छिद्र जब खुले हुए होते हैं जैसे नीचे वाले चित्र में दिखाया है तो गैसें अंदर और बाहर चली जाती हैं। जब ये बंद है तो कोई गैस अंदर या बाहर नहीं जाती है। राइट, पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। अब ये विसरण विधि क्या है? विसरण विधि है बेटा जिसके अंदर पहले एक कोशिका के पास ऑक्सीजन आई, यहाँ विसरण विधि का मतलब है जब जिस कोशिका के पास, मान लो इस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आ गई बाहर से अंदर, अब ऑक्सीजन का प्रयोग किया और अंदर खाना टूट रहा है तो क्या होगा? वहाँ से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वो कहाँ पहुँचेगी? बाहर। इसे बोलते हैं विसरण विधि। बाहर खाली जगह, एक कोशिका के पास फिर दूसरी कोशिका है, ऐसे बहुत सारी जगह यहाँ बीच में खाली भी रह जाती है। यहाँ खाली जगह पर
ठीक है, यहाँ खाली जगह पर, ये खाली जगह होगी, यहाँ खाली जगह पर अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो अंदर आ जाएगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा हो जाएगी और बाहर कम तो वो बाहर आ जाएगी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कौन सी विधि से हुआ बेटा? आदान प्रदान हुआ विसरण विधि से। ये याद करने वाली बात है, कौन सी विधि से उनका आदान प्रदान होता है। इसका मतलब कोशिका के अंदर बीच में जो स्थान है एक कोशिका से दूसरी कोशिका पर, वो स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में रहे। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर तने के अंदर होता है लेंटिसेल। ये श्वसन अंग है पौधों के। तो हमें याद रखना है हमारा श्वसन अंग क्या क्या था? नाक, श्वासनाल और फेफड़े, ये सब थे ना, मतलब फेफड़े हमारे मेन थे। और इनका है पत्तियों में स्टोमेटा और तने में लेंटिसेल। तो मानव का क्या है बेटा? फुफ्फुस या फेफड़े। इनके पास पत्ती में स्टोमेटा है और तने में लेंटिसेल है। चलो, पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु इसका मुख्य श्वसन अंग है पत्तियां। ये याद रखनी है, मेन तो है पत्तियां। रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ये हमने देख लिया, यहाँ से ही अंदर और बाहर जाती है ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। चलिए, पौधे एक और काम करते हैं दिन के समय, जो हमने पढ़ चुके हम कि वो प्रकाश में, जब दिन होता है तो उजाला होता है, उस प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उस विधि में वो खाना बनाते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों क्रिया हो रही है। सांस तो वो हर वक्त ले रहे हैं हमारी तरह, मतलब श्वसन तो वो पूरा टाइम कर रहे हैं, चाहे वो दिन है चाहे वो रात है। लेकिन जब प्रकाश है तो वो एक विधि और कर रहे हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये जो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन है बेटा, दोनों ही एक तरह से अपोजिट कहलाती है। अब कारण पूछो क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और जल का प्रयोग किया जाता है और उससे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। जबकि श्वसन के अंदर और यहाँ पे निकल रही होती है ऑक्सीजन। जबकि श्वसन में क्या करते हैं? श्वसन में इस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यही है ना। तो ये दोनों ही क्रिया दिन के समय एक साथ चल रही होती है। मतलब पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग करके सांस भी ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं उसका प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में उसे अधिक मात्रा की कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, इसलिए वो आसपास से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण दिन में बहुत तेज हो रहा होता है और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हो रहा होता है। इसीलिए दिन के समय पेड़ों के नीचे बैठना अच्छा लगता है। ठंडी हवा और साफ स्वच्छ हवा आती है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। जबकि रात के समय पेड़ों के नीचे बैठना अच्छा नहीं लगता, दम घुटता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पौधे भी हमारी तरह सांस ले रहे होते हैं और पौधों के अंदर से, पेड़ों के अंदर से जितनी बड़ी पत्तियाँ होंगी उतना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक छोड़ रही होगी। इसीलिए पुराने टाइम के लोग ये कहते थे पीपल के पेड़ के नीचे मत सोना, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे सोएंगे रात को तो वहाँ भूत आ जाएगा और आपका दम घुट जाएगा। तो दम घुटने का कारण यही था कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, चलिए, पुराने लोग भी हमें समझाते थे, चाहे रीज़न कुछ भी बताते थे। चलो, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियों में वातावरण से रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहर आती है। धीरे धीरे रिस के आएगी ना बाहर, और वो रिसना किस वजह से होता है? विसरण के कारण। जहाँ पर अधिक है सांद्रता वहाँ से निम्न सांद्रता की ओर चली जाती है। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो पत्तियों में रंध्र से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बाहर निकलते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे है हमारा स्थलीय जंतु
अब हमें पता है स्थल में जैसे हम रहते हैं, वायुमंडल में बहुत अधिक ऑक्सीजन है, आराम से हम सांस ले सकते हैं। लेकिन जल में रहने वाले जंतुओं को ऑक्सीजन के लिए या तो वो आए बाहर या फिर क्या करें, पानी में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चले जाएं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं बेटा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं वो बात करते हैं। जैसे कि मछली, मछली को देखा है सबने, मछली के अंदर बेटा क्लोम होते हैं। यहाँ मछली को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर उसकी क्लोम दिखाई देते हैं बेटा, छोटी छोटी क्लोम लगे हुए हैं। क्लोम क्या है, क्लोम बेसिकली पाइप्स हैं, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। क्लोम्स पाइप्स होते हैं बेटा, इन पाइप्स के पास से ही रुधिर वाहिकाएं जा रही है। रुधिर नलिकाएं लिखिए, ध्यान से देखिए आपको दिखाई देगा। हाँ, ये आपके क्लोम वाले पाइप हैं, ठीक है, मतलब गिल्स हैं। इन गिल्स के ऊपर बेटा इनके अंदर क्या होता है कि ये जो गिल्स हैं इनके अंदर मछली पानी पी जाती है, देखते हैं ना मुंह में पानी गया उसके, वो पानी ये क्लोम तक पहुंचता है। ठीक है, या पानी जो ऊपर है बाहर मछली के, है ना, वो पानी जैसे ही मछली मुंह के अंदर लेके जाती है, ये इसमें दिखाया हुआ है, ध्यान से देखना जरा, पानी पिया मछली ने, वो गया मुंह के अंदर। अब जैसे ही वो मुंह के अंदर गया, इस क्लोम तक पहुंचा। ये क्लोम पाइप्स हैं। ये पाइप जो है इनके पास है ये रुधिर वाहिकाएं, ये नलिकाएं दिखाई दे रही है, रुधिर वाहिकाएं हैं। इन रुधिर वाहिकाओं में से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो इस पानी में मिल जाती है जो कि गिल्स के अंदर भरा हुआ है, और उस गिल्स के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो इस रुधिर वाहिकाओं में चली जाती है। और रुधिर वाहिकाएं कहाँ तक ले जाती हैं, रुधिर पूरे शरीर में हर कोशिका तक ले जाती हैं। बात आ गई समझ। अब ये कैसे पानी अंदर जाता है और बाहर जाता है वो देखो, ध्यान से पढ़ेंगे अब, ठीक है। ये गिल्स गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। ये गिल्स जलीय जंतुओं को जल में विलेय ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। क्लोम या गिल्स, गिल्स इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में गिल्स लिख सकते हैं, नहीं तो कहते हैं क्लोम। ये जो क्लोम होते हैं ये लगातार उसके अंदर गति करते रहते हैं, किसमें, मछली के अंदर। और जब ये निरंतर गतिमान रहते हैं तो मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और जोर से बलपूर्वक इन गिल्स तक पहुंचाती है। मुंह से लिया और गिल्स के ऊपर पहुंचाया। जैसे ही गिल्स में गया पानी तो इसमें से क्या होता है, जैसे ही जल गिल्स की पतली भित्ति के संपर्क में आता है तो विलेय ऑक्सीजन रुधिर नलिकाएं ले लेती हैं। अब जो पानी के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई थी वो कहाँ चली जाती है, क्लोम से रुधिर वाहिकाओं में चली जाती है। अब दोबारा से प्रेशर लगता है, ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हर कोशिका में बनी वो फिर क्लोम्स तक पहुंचती है, मतलब गिल्स तक पहुंचती है, और गिल्स से कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर मिल जाती है। तो ऐसे मछली सांस लेती है। आ गई समझ सबको। चलें आगे। पानी को लिया, पानी को पिया, क्लोम तक पहुंचाया, क्लोम के अंदर ऑक्सीजन पानी की निकली और कहाँ पहुंच गई, रुधिर वाहिकाओं में। रुधिर वाहिकाएं पहुंची हर एक कोशिका तक, और कोशिका तक पहुंचने के बाद उनको ऑक्सीजन दी और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ली और वापस से आकर क्लोम में छोड़ दी। क्लोम ने उसको किस में मिला दिया, पानी में मिला दिया। ऐसे सांस लेती हैं मछलियाँ, ठीक है, श्वसन करती हैं। अब जहाँ से भी श्वसन होना होता है वो उसकी सतह कैसी होनी चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि मेंढक है, उसका क्या सरफेस कैसी होती है, मेंढक तो स्किन से ही लेता है, तो सोचो उसकी स्किन कैसी है। तो ये एक तो पतली होनी चाहिए, जो भी सरफेस हो वो बहुत पतली होनी चाहिए जहाँ से ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। दूसरा होना चाहिए कि ये हर वक्त जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए, गीली गीली होनी चाहिए, चिपचिपी सी। तीसरा, जो श्वसनीय गैस है उनको अंदर बाहर आने देने वाली होनी चाहिए, इतनी पतली झिल्ली होनी चाहिए कि उसमें से गैसें आराम से अंदर और बाहर जा सकें।
चौथा पॉइंट, इसका जो सतह का क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वायु के संपर्क में रहे या जल के संपर्क में रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पौधों के श्वसन अंग का नाम लिखिए। तो पौधों में श्वसन अंग है स्टोमेटा पत्तियों में, और लेंटिसेल कहाँ पर है? तने में, राइट। नेक्स्ट है, उसका चित्र भी बनाइए। तो चित्र बना देंगे सब आराम से। ये रहा चित्र, स्टोमेटा का चित्र आपको बनाना है। 2 कोशिकाएं आपको इसमें दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं? तो बताइए कैसे सांस लेते हैं? पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु प्रमुख रूप से पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। चित्र ये बना हुआ है आपका, बंद रंध्र और खुले रंध्र सबको दिखाई दे रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या पौधे रात में भी श्वसन करते हैं? हाँ, पौधे रात्रि में श्वसन करते हैं। भाई गैसों का तो आदान प्रदान करते ही हैं, श्वसन नहीं करेंगे तो सजीव जिंदा ही नहीं रह सकता। चौथा क्वेश्चन ये है कि मछली में श्वसन कैसे होता है? तो मछली में गिल्स निरंतर गतिमान रहते हैं। जब जल गिल्स की पतली भित्ति के संपर्क में आता है तो उसमें मिली हुई ऑक्सीजन रुधिर नलिकाएं ले लेती हैं। श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा वापस से गिल्स में आ जाता है और गिल्स से बाहर फेंक दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि श्वसन सतह के 3 लक्षण लिखिए। तो 5 लक्षण जो आपको दिए हुए थे उनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। जो मुझे लगता है ये हमें याद रहता है कि यह पतली होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, मैं तो फ्रॉक को याद कर लेती हूँ, एक मेंढक को याद कर लेती हूँ, उससे याद करना आसान हो जाता है। दूसरी बात होनी चाहिए, यह जल और श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए। और तीसरा जो मुझे याद रहता है वो ये कि ये इतनी पारगम्य होनी चाहिए कि ये श्वसन गैसों को आने जाने दे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आने जाने दे। और चौथा और पांचवा आप आराम से याद कर सकते हो कि इसका क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। दूसरा, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वायु या जल के संपर्क में होनी चाहिए। जब संपर्क में ही नहीं होगी तो सांस कैसे लेगी? सिंपल सी बात तो ये है। मेरे ख्याल से वर्कशीट बहुत आसान थी और सभी बच्चों को अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना। और शेयर के साथ साथ क्या करना है, दूसरा काम सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे अच्छा लगेगा अगर बच्चों को ये समझ आई और वो आंसर दे पाए अच्छे से। ओके, बहुत अच्छा इसके अंदर चित्र दिया हुआ है। इवन मुझे तो वर्कशीट्स ही बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। थैंक यू।